ये है हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट 2। ईवीएस स्टडी जो है उसकी पार्ट 2 और इसमें हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? तो इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म थिंग्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। जी जो हमारे इस इकोसिस्टम में, इस एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानवर, हम, बैक्टीरिया, ये सारे जो होते हैं जिंदे होते हैं और ये बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। और अबायोटिक में इसका उल्टा होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो आते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन इकोसिस्टम, जैसे माउंटेन, रिवर, लैंड, चेयर, टेबल, इटीसी। ये सब तो हमें पता ही है, हम ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से सवाल आते हैं 7 नंबर में। चलिए इसमें देखते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेगमेंट। 4 टाइप्स कौन कौन से? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर यानी एयर, हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर, फिर लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी लैंड होता है और बायोस्फेयर यानी वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अब यह है हमारा एक छोटा सा डायग्राम, 3 सर्किल है। ये एटमॉस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फेयर है और ये लिथोस्फेयर। और ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं उतने में बायोस्फेयर है, क्योंकि अगर हवा, पानी और जमीन ना हो तो हवा, पानी और जमीन ना हो तो हम जीवन ही नहीं सोच सकते हैं। ये हमारे सिर्फ अर्थ पे ही ये पॉसिबल है। देखते हैं एटमॉस्फेयर। इट इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है, द एयर इनवेलप सराउंडिंग द अर्थ नोन एज एटमॉस्फेयर। ये जो हमारे आसपास जो हवा है, इससे एक एक ब्लैंकेट तैयार हो गया है सराउंडिंग द अर्थ। और ये जो एयर इनवेलप है, ये जो ब्लैंकेट है, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये प्रोटेक्टिव जो सराउंडिंग इन्वेलप है, जिसे हम अपना एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, इसी की वजह से हमारे इस अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमें बाहर के यानी आउटर स्पेस के इन्वायरमेंट से बचाता है। बाहर कैसा है? बाहर यूवी रेज है, मीटियोर्स हैं, कितने सारे कचरा होगा। आजकल स्पेस में कचरा बहुत हो गया है, तो उसको ये हमारा एटमॉस्फेयर रोक के रखता है बाहर। इट एक्सटेंड ऑफ द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। 1600 किलोमीटर इसमें लिखा गया है बुक में, लेकिन हम 10,000 किलोमीटर तक भी मान सकते हैं, क्योंकि पूरा लेंगे, पूरा सी लेवल से, ओशियन लेवल से, तो 10,000 किलोमीटर होता है। It consists of life-saving gases like O2 for humans and animals and CO2 for plants. इसका मतलब है कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें लाइफ सेविंग गैसेज होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं और जानवर ऑक्सीजन लेते हैं। आप भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, आप भी जानवर, सॉरी, आप भी इंसान ही हैं। और CO2 फॉर प्लांट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं। हम सांस छोड़ते हैं तो प्लांट लेते हैं, प्लांट छोड़ते हैं तो हम लेते हैं। यही होता है और यही होता है। अब पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के भी बारे में पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। हालांकि ये जो थर्मोस्फेयर है, इसी में हमारा आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर होता है, लेकिन इस बुक में हमारे ईवीएस में अलग दिया है 5वां करके। ऐसे 4 ही होते हैं, ठीक है। 5वां पढ़ते हैं, मतलब पूरा पढ़ते हैं, 5वां क्यों पढ़ना है। तो है ट्रोपोस्फेयर। पहला है ट्रोपोस्फेयर, 0 से 12 किलोमीटर तक। इसमें ये है नियरेस्ट लेयर टू द अर्थ है, अर्थ सरफेस। वेदर फेनोमेना, रेन्स, स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, विंड्स ऑकर्स। यानी इसी में हमारे वेदर फेनोमेना होते हैं ट्रोपोस्फियर में, फर्स्ट लेयर में। रेन होता है, स्टॉर्म आते हैं, क्लाउड्स और विंड्स इसी में होता है। टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी इस टेम्परेचर में हमारा टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 5 दूनी 10 6 12 13 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अपर बाउंड्री इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर 12 से 50 किलोमीटर। सेकेंड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर आफ्टर ट्रोपोस्फेयर। In lower stratosphere, ozone layer is present which protects us from UV rays.
और इस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर हमारा पाया जाता है जो हमें यूवी रेस से बचाता है। और हाँ, और ट्रोपोस्फेयर में एक बात और लिख लेना कि इसी में ऊपर ट्रोपोस्फेयर के सबसे ऊपर टॉप टॉप बाउंड्री पे जो ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई होती है क्योंकि वो काम जोन होता है, जैसे ये है ना एरोप्लेन फ्लाई जोन बिकॉज ऑफ काम वेदर, तो इसमें भी जेट एरोप्लेन फ्लाई करती हैं क्योंकि यहाँ पे वेदर शांत होता है, काम होता है। इसके नीचे स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर यानी बीच में इनके, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के ऊपर तो जाएंगे नहीं, नहीं तो खत्म हो जाएंगे यूवी रेज से, इंसान खत्म हो जाएंगे उसमें। अगर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट ड्यू टू ओजोन एब्जॉर्ब्स यूवी रेज, देखो हमारा ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घट रहा था और इसमें हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये याद रखना है कि इसमें वो ओजोन लेयर होता है और वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हीट तो एग्जर्ट करेगा ही, तो हीट वो बाहर करता है। अपर बाउंड्री स्ट्रेटोस्फेयर। देखते हैं मेसोस्फेयर, यह है 50 से 80 किलोमीटर। थर्ड लेयर एंड कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर ये होता है। टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, देखो इसमें फिर से टेम्परेचर हमारा कम होने लगा। पहले में टेम्परेचर कम हो रहा था, दूसरे में बढ़ने लगा, तीसरे में फिर कम होने लगा। और इसी में हमारे बर्निंग मेटेरॉइड्स दिखते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मोर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विच इज़ वेरी हाई। यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पे बर्निंग मेटेरियल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ अपर बाउंड्री इज कॉल्ड मीसोपॉज। अब हमारा थर्मोस्फेयर चौथा, 80 से 700 किलोमीटर और 10,000। अगर एक्सोस्फेयर इसी में लेते हैं तो 10,000, नहीं लेते हैं तो वो 700 से 10,000 किलोमीटर उसको मान लेंगे, ठीक है। अब है टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली विद हाइट एंड वेरी हॉट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। हमारा मीसोस्फेयर क्या था? कोल्डेस्ट लेयर था, और ये थर्मोस्फेयर क्या है? हॉट लेयर, वेरी हॉट लेयर, हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। और वेरी लो डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेयर यही होता है। और यह वेरी हॉट लेयर होता है कहाँ तक? 2000 डिग्री तक, या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आयनोस्फेयर, जो कि हमारा थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। देखो मैंने लिखा है ए आयनोस्फेयर, ये हमारा थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। इसमें होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, और इसीलिए यहाँ पे आयनिक लेयर्स होते हैं, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। ये नंबर ऑफ आयनिक लेयर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और आयनोस्फेयर में ये आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो सिग्नल वेव्स एंड मैक्स कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल। और ऐसे कहें तो हम थर्मोस्फेयर में ही हमारा कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल होता है, क्योंकि थर्मोस्फेयर में ही आयनोस्फेयर है। एंड ऑरोरा ऑकर्सिया हैपेंस इन दिस लेयर, और ऑरोरा नॉर्थर्न एंड साउथर्न लाइट्स जो होती है वो यहाँ पे होती है। अभी मैं बता दूंगा ऑरोरा क्या होता है। अब एक्सोस्फेयर बी करके पढ़ते हैं, थर्मोस्फेयर में ही, या अलग से हम इस बुक के हिसाब से, ईवीएस के हिसाब से अलग में लेते हैं। पांचवा नंबर, पांचवा हमारा एक्सोस्फेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर है। यहाँ पे वेरी थिन गैसेज मिलती हैं, जैसे एच एंड एच, यानी हाइड्रोजन और हीलियम, और ग्रेजुअली मर्जेज इनटू आउटर स्पेस। बाहर है एक्सोस्फेयर है तो धीरे धीरे स्पेस में मिल जाता है। और ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट याद रखिएगा, ये ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, इसी में हमारे सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं, घूमते रहते हैं एक्सोस्फेयर में। अब देखिए ऑरोरा की मैं बात कर रहा था, तो ऑरोरा का मतलब है सोलार स्टॉर्म्स आर पुश्ड एंड चेंज्ड इनटू ब्यूटीफुल लाइट्स। जो हमारे स्पेस में सोलार स्टॉर्म्स आती हैं, हमारे अर्थ पे पड़ती हैं, उसको ब्यूटीफुल लाइट्स में बाय अर्थ मैग्नेटिज्म कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसी को हम ऑरोरास कहते हैं। और जो लाइट्स नॉर्थ से आती हैं, नॉर्थ पोल से, वो बोरियालिस कहलाती हैं, BORAELIS। यहाँ पे है, यहाँ पे ई है। उसके बाद जो साउथ पोल से आती है वो होती है ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लिथोस्फेयर के बारे में या हाइड्रोस्फेयर के बारे में। दूसरा है हमारा हाइड्रोस्फेयर। It covers more than 75% of Earth's surface either in the form of ocean or as a fresh water। यानी हम सबको पता है कि 75% से ज़्यादा हमारे अर्थ पे पानी है और 25% जमीन, और इस 75% में 71% ओशियन है और बाकी के 4% अदर वाटर बॉडीज है, ठीक है।
इतना याद रखना। 75% में 71% ओशियन है, 4% अदर बॉडीज है, और इन सब में 2.8% फ्रेश वाटर है जो हमें पीने के लायक है, और 97.2% हमारा सलाइन वाटर है 75% में। ठीक है, तो इतना याद रखना, इसे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स लेक्स, पॉन्ड, सीज, etc, और ये बना लेना, ऐसे याद रहेगा तुम लोग को। ठीक है, अब है हमारा लिथोस्फीयर। इट मीन्स द मेंटल ऑफ रॉक कॉन्स्टिट्यूटिंग द अर्थ क्रस्ट। ये हमारा मेंटल ऑफ रॉक कॉन्स्टिट्यूटिंग द अर्थ क्रस्ट को मानेंगे, क्योंकि हमारी जमीन पत्थर मिट्टी यही सब है ना, और ये पत्थर रगड़ रगड़ के मिट्टी बनता है, बालू बनता है, वही बात है। एंड द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, आसान भाषा है, विच इंक्लूड्स सॉइल, रॉक, माउंटेन, etc. लिथोस्फीयर मेनली कंसिस्ट ऑफ इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। हमें पता है कि लिथोस्फीयर इनर कोर, सबसे नीचे इनर कोर होता है, उसके ऊपर मेंटल होता है या उसके ऊपर क्रस्ट होता है, या ऐसे कहें कि सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर इनर कोर और आउटर कोर। ऐसे हम बना लेंगे इसको, आप भी बना लीजिएगा। अब पढ़ते हैं हम इनर कोर, आउटर कोर। तो ये होता है हमारा सेंट्रल फ्लूइड और वेपोराइज्ड स्फीयर ऑफ डायमीटर 2500, अबाउट 2500 है, एग्जैक्ट 2500 नहीं, अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम क्रस्ट। ये 2500 किलोमीटर का डायमीटर का ये स्फीयर है, इनर कोर, आउटर कोर, अर्थ क्रस्ट से नीचे। फिर है मेंटल। इट इज अबाउट 2900 टू 3000 किलोमीटर अबव द कोर इन मोल्टेन स्टेट, और ये मोल्टेन स्टेट में होता है मेंटल, और कोर जो होते हैं वो फ्लूइड या फिर वेपराइज्ड स्फीयर, वेपराइज्ड स्टेट में होते हैं। क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सॉलिड जोन, अबाउट 8 टू 40 किलोमीटर अबव मेंटल, मेंटल से 8 से 40 किलोमीटर ऊपर ये होता है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर पड़ता है, जैसे मैंने बायोस्फीयर कहा था, तीनों जहाँ मिलते हैं, अगर तीनों होंगे तो बायोस्फीयर होता है, वही है। द बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल। द सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, व्हिच इन्फ्लुएंसेस द एंटायर बायोटिक लाइफ। यानी जो हमारे सेगमेंट्स हमने पढ़े, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, वही सब मिला के हमारे इकोसिस्टम पे लाइफ और बायोटिक लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कंट्रोल करके रखते हैं। इसी की वजह से लाइफ पॉसिबल है। एंड द अबव मेंशन्ड 3 सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर नोन टू बी सब डिवीजन ऑफ बायोस्फीयर। सब डिवीजन ऑफ बायोस्फीयर, ये याद रखना कि ये बायोस्फीयर उनका पार्ट नहीं है, वो जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर है, वो इसके सब डिवीजन है बायोस्फीयर के। अब आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज, नीड फॉर पब्लिक गवर्नमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबको पहले ही बता दूं। उसमें कुछ पॉइंट छूटे भी हैं, मैं बाद में बताऊंगा उनको। तो यहाँ तक हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं अभी, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वो बताएंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में वो भी आता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।